सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं 3 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे पश्चिम एशिया के गल्फ क्षेत्र अर्थात खाड़ी क्षेत्र के विषय में, समझने का प्रयास करेंगे कि ये खाड़ी क्षेत्र भारत के लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। साथ ही समझेंगे कि खाड़ी क्षेत्र में भारत की जो पकड़ है, अगर वह कमजोर होती है तो कौन कौन सी चुनौतियां भारत के सामने आएंगी, और फिर यह समझेंगे कि कैसे इस समय चाइना का जो इन्फ्लुएंस है वह गल्फ क्षेत्र में बढ़ता जा रहा है, जिससे भारत की जो पकड़ है वह कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है। तो समझेंगे कि आखिर पूरा मुद्दा है क्या। वहीं जो दूसरा टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे म्यांमार के विषय में, और समझेंगे कि कैसे 1 फरवरी के बाद जब वहां पर तख्ता पलट हो चुका है, उसके बाद म्यांमार के लोग शरणार्थी के रूप में भारत में प्रवेश कर रहे हैं, जिसके वजह से केंद्र सरकार और मिजोरम सरकार में जो है कि तनाव देखने को मिल रहा है। अर्थात केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं उसमें जो शरणार्थियों का मुद्दा है वह तनावपूर्ण रूप धारण कर रहा है। वो जो तीसरी खबर है उसमें हम बात करेंगे वर्ष 2021 में टेम्परेचर के विषय में लगाए गए एक अनुमान के विषय में, और समझेंगे कि वर्ष 2021 में टेम्परेचर कैसा होने का अनुमान व्यक्त किया जा रहा है, उसके पीछे कौन कौन से कारण बताए जाए। आइए इन्हीं तीनों खबरों को एक एक करके विश्लेषित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे अपने गल्फ एरिया के टॉपिक पर। यहां पर देखिए अपना देश दिखाया गया है इंडिया। इससे पश्चिम की ओर जाएंगे तो यह जो क्षेत्र है यही है आपका खाड़ी क्षेत्र। इसको इस रूप में देखिए, यहां पर आपको पर्शियन गल्फ दिखाया गया है, फारस की खाड़ी वाला क्षेत्र दिखाया गया, और यहां पर जो देश हैं इन्हीं को खाड़ी देश, खाड़ी क्षेत्र के रूप में बोला जाता है। यह जो क्षेत्र है आपको पता है यहां पर क्या होता है, कच्चा तेल जो है कि खूब मिलता है। तेल के साथ साथ यहां पर जो नेचुरल गैस है वह खूब मिलता है, और इस तरह से अगर खनिज तेल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो यह जो क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा चूंकि इसकी जो भौगोलिक नजदीकी है वह भारत से काफी ज्यादा है, अर्थात काफी भारत के समीप में है, और यहां पर क्या है, जो काम करने के लिए लोग चाहिए होते हैं वह भारत से माइग्रेट करके जाते हैं। अर्थात भारत के बहुत लोग जो है कि बहुत बड़ी संख्या में आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। यह जो लोग भारत के यहां पर जाकर अपनी सेवाएं देते हैं, बदले में क्या करते हैं, वह रेमिटेंस भेजते हैं। अर्थात यहां पर रहकर वह लोग जो कुछ भी कमाते हैं उसका एक हिस्सा वह भारत भेजते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है, विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, और भारत को रेमिटेंस बहुत बड़ी मात्रा में मिलती। बात यहां पर सिर्फ यह नहीं है कि यह जो क्षेत्र है वह नेचुरल गैस और जो है कि क्रूड ऑयल के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर रेमिटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसको थोड़ा सा इस रूप में देखिए कि यह जो क्षेत्र है इसकी जो लोकेशन है काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर अगर भारत की स्थिति मजबूत रहती है तो इसका मतलब क्या है कि यह जो आपका सेंट्रल एशिया वाला क्षेत्र है, यह जो पूर्वी यूरोप वाला क्षेत्र है, या फिर ये जो अफ्रीका का क्षेत्र है, यहां पर भी भारत अपनी जो पकड़ है वह मजबूत बनाए रख सकता है। लेकिन अगर क्या हो, जो कि चाइना जिसके साथ हमारा तनाव है, वह चाइना क्या करे, इंडिया को सरपास करते हुए यहां पर अपना इंपैक्ट बढ़ा ले, और वह क्या करे, कुछ ऐसी नीतियां अपनाए जिससे भारत के जो प्रोजेक्ट हैं उन पर खतरा उत्पन्न हो सकता है, तो कहीं ना कहीं यह कहा जाएगा कि भारत की जो पकड़ है वह कमजोर हो रही। थोड़ा समझते हैं कि आखिर पूरा मुद्दा है क्या। आपको पता है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत अपनी पेट्रोलियम उत्पादों की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए लगभग 84 से लेकर 85% तेल को क्या करता है, आयात करता है, इंपोर्ट करता है। तेल आयात कहां से किया जाए, यह कई कारकों पर निर्भर करता है। जैसे कि पहला जो कारक है कच्चे तेल का मूल्य। स्वाभाविक है, कच्चे तेल का मूल्य किसी क्षेत्र में अगर क्या होगा, कम होगा, तो वह माना जाएगा कि वहां से जो है कि क्या किया जा सकता है,
आयात किया जा सकता है। लेकिन कच्चे तेल का मूल्य जो है कि कम हो और लेकिन दूरी क्या हो, ज्यादा हो, तो भी दिक्कत है। जैसे कि मान लेते हैं अमेरिका में क्या हो, कच्चे तेल का जो मूल्य हो थोड़ा सा कम हो लेकिन दूरी ज्यादा है, तो जो खाड़ी क्षेत्र हैं वहां से अगर 5 से 6 दिन में जो कि कच्चा तेल भारत आ जाता है, वहीं पर अगर हम अमेरिका से क्या करेंगे कि इंपोर्ट करेंगे तो वहां से लगभग 40 से लेकर 45 दिन का समय लगेगा। तो वही जो 40 से 45 दिन का समय लगेगा, सिर्फ यहाँ पर बात समय की नहीं है बल्कि ये भी है कि जब इतनी दूरी हम कवर करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आएगा और उसके वजह से जो कच्चा तेल हम कम में खरीद रहे थे उसका मूल्य क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसके अलावा एक और फैक्टर है जो कच्चे तेल के डिमांड और सप्लाई को जो है कि बहुत प्रभावित करता है, वह है विदेशी आर्थिक संबंध। स्वाभाविक है कि अगर क्या हो, जो देश हैं जैसे गल्फ के क्षेत्र के जो देश हैं, चाहे ईरान हो, इराक हो, सऊदी अरबिया हो, कतर हो, यूएई हो, अगर इनके साथ हमारे क्या है संबंध अच्छे हैं, आर्थिक संबंध भी अच्छे हैं, विदेशी संबंध भी अच्छे हैं, तो हमें क्या करना, प्रयास करना होता है कि हम उन देशों से ज्यादा क्या करेंगे, तेल खरीदेंगे। तो कहीं ना कहीं ये इसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसी के कारण आपने कई बार देखा होगा कि जब दो देशों में तनाव होता है तो क्या करते हैं, एक देश या तो क्या करता है वह तेल की आपूर्ति कम कर देता है, या दूसरा करता है कि हम आयात कम कर लेते हैं, जैसा कि वर्तमान समय में इंडिया और सऊदी अरब के बीच में आपको देखने को मिलेगा। उस टॉपिक पर भी हम आएंगे। तीसरा जो फैक्टर है वह है कि अगर कोई दो देशों में कोई समझौता हुआ हो कि नहीं आपको तो इतना तेल खरीदना है, तो भी क्या होता है, उससे कच्चे तेल का जो व्यापार है वह प्रभावित होता है। आवश्यक मात्रा अर्थात बहुत से ऐसे देश हैं जिनको बहुत कम तेल की आवश्यकता होती है, तो वह उनके पास कई विकल्प हैं कि वो कहीं से भी तेल खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आवश्यक मात्रा ज्यादा हो, जैसा कि इंडिया के संदर्भ में हम देख सकते हैं, तेल कच्चे तेल का क्या है तीसरा सबसे बड़ा आयातक है, तो ऐसे में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगी। साथ ही साथ समय, अर्थात समय का मतलब है कि कितने जल्दी हमें तेल की आपूर्ति चाहिए। तो इन सभी फैक्टर्स के आधार पर भारत भी क्या करता है, अपने तेल के आयात को निर्धारित करने का प्रयास करता है। लेकिन जो पश्चिम एशिया वाला क्षेत्र है, यह आपको पता है पेट्रोलियम उत्पादों की दृष्टि से धनी है और इसकी जो भौगोलिक निकटता है वह क्या है, ज्यादा है। इसी के कारण भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए भारत को एक व्यवहारिक विकल्प यहां पर दिखाई देता है। इस व्यवहारिक विकल्प के बावजूद भी आपको मैं अभी बताऊंगा कि यहां से भारत क्या कर रहा है, अब जो तेल का आयात है वो कम कर रहा है। ये जो खाड़ी क्षेत्र है, जैसा कि हमने बताया, तेल आवश्यकता के दृष्टिकोण से तो महत्वपूर्ण ही है, भारतीय कामगारों और उनके द्वारा भेजे जाने वाले प्रत्येक साल रेमिटेंस के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। रेमिटेंस का मतलब है कि जो लोग भारत के लोग सऊदी अरब, कतर या फिर यूएई में या फिर अन्य क्षेत्रों में रह रहे हैं, वह जो पैसा कमाते हैं अपनी सेवाएं देकर, उससे बचा हुआ जो खर्च के बाद जो बचा हुआ पैसा इंडिया भेजते हैं उसको रेमिटेंस बोला जाता है। इस कारण यहाँ की जो भारत की जो उपस्थिति है वह काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। स्वाभाविक है, अगर भारत के संबंध इन देशों के साथ अच्छे रहेंगे तो हमें कच्चे तेल के साथ साथ ये जो हमारे रेमिटेंस का सोर्स है ये भी मजबूत बना रहेगा। ईरान, सऊदी अरब, इराक, यूएई, कतर भारत के महत्वपूर्ण तेल आपूर्तिकर्ता खाड़ी देश हैं। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में भारत ने क्या किया था, ईरान से तेल व्यापार पर जो है कि बंद कर दिया था। अर्थात डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा था कि अगर कोई ईरान से तेल का व्यापार करता है तो उस पर भी प्रतिबंध लग जाएगा। इसके कारण क्या हुआ था, भारत और ईरान के तेल व्यापार पर या फिर ईरान से जो हम तेल लेते थे उस पर काफी निगेटिव इंपैक्ट पड़ा था। इस बीच भारत ने क्या किया, इराक, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत से तेल का व्यापार किया और इराक, सऊदी अरब और जो है कि यूएई ने मिलकर भारत की तेल आवश्यकता का 2019 के लास्ट तक देखें तो लगभग 51% की आपूर्ति की थी। तो ये ध्यान दीजिएगा, इतने परसेंट की आपूर्ति इन्होंने की थी। लेकिन आज के समय भारत को की जाने वाली तेल आपूर्ति में बदलाव आ चुका है और इस समय भारत के कुल तेल आयात में जो सबसे ज्यादा योगदान है वह है इराक का, उसके बाद देखिए ध्यान दीजिएगा अमेरिका का, उसके बाद नाइजीरिया का और फिर क्या है सऊदी अरब का जो है कि स्थान है। इस तरह से हमने
हमने क्या देखा कि जो खाड़ी क्षेत्र है, इस खाड़ी क्षेत्र में क्या है कि इराक से तो हम ठीक ठाक अमाउंट में क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, लेकिन हमने सऊदी अरबिया को क्या कर दिया है, साइडलाइन कर दिया है। वहां पर अन्य जो देश हैं उनसे हम इतना ज्यादा व्यापार नहीं कर रहे हैं। यह इस वजह से हुआ है क्योंकि भारत ने सऊदी अरब से तेल के आयात में कटौती कर दी है। इसके वजह से जो सऊदी अरब है, जो कि हमारा तेल आपूर्ति का सबसे बड़े पार्टनर में से एक था, अब वो चौथे स्थान पर आ गया है। दरअसल हुआ क्या था कि कोविड के दौरान, अर्थात जब लास्ट ईयर जब कोविड अपने पीक पर था और उस समय वैश्विक खपत तेल की क्या थी, कम थी, मांग भी कम थी। ऐसे समय में भारत ने सऊदी अरब के साथ अपने संबंधों को मजबूत करते हुए उससे कहा था कि भारत क्या करेगा, आपका तेल खरीदता रहेगा, अर्थात जो आप उत्पादन कर रहे हो आप करते रहो, हम आपके तेल को खरीदते रहेंगे, बड़ी मात्रा में हम खरीदेंगे। और इससे क्या होगा, जो सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता था डिमांड कम होने की वजह से, वह नहीं पड़ेगा। भारत ने क्या किया, तेल खरीद कर अपने जो तेल भंडार हैं, जो कि बहुत ज्यादा तो नहीं है फिर भी उसमें भरना चालू कर दिया। सऊदी अरब ने भारत से इस पर सहमति व्यक्त की थी कि कोविड के बाद, अर्थात कोरोना के बाद जब लॉकडाउन की जो स्थितियां हैं, जब वह क्या होंगे, रीओपन होंगी, तो क्या होगा, मूल्य को जो है कि वो सऊदी अरब क्या करेगा, मूल्य को नियंत्रित रखेगा। अर्थात जब कोरोना के बाद जब मांग बढ़ेगी तो क्या करेगा सऊदी अरब, उसी अनुपात में उत्पादन भी बढ़ा देगा जिससे तेल के मूल्य ज्यादा नहीं हो। तो भारत ने कहा कि देखो अभी आपका तेल कोई नहीं खरीद रहा है, हम खरीद ले रहे हैं, लेकिन आपको हमसे प्रॉमिस करना होगा कि जब क्या होगा, तेल की डिमांड ज्यादा होगी तो आप अपना उसी अनुपात में उत्पादन, आपका मतलब ओपेक के साथ मिलकर आप अपना उत्पादन बढ़ा देना, जिससे तेल के मूल्य में क्या होगी, वृद्धि ना हो। और आपने देखा अभी हमारे यहां पेट्रोल और डीजल के मूल्यों ने क्या किया, 100 के आंकड़े को पार कर लिया पेट्रोल के मूल्यों ने। ऐसे में भारत ने ओपेक से कहा कि ऐसा करो, आपने जो वादा किया था कि आप तेल का उत्पादन बढ़ाओगे, आप बढ़ाओ। सऊदी अरब ने कहा कि नहीं जी, हमारा तो जो काम था वो हो चुका है, अब हमें उससे मतलब नहीं है। कुछ समय पहले जब तेल की मांग में फिर से तेजी आई तो सऊदी अरब ने तेल उत्पादन में कटौती कर दिया। अर्थात जहां उत्पादन वो कर रहा था उस उत्पादन से भी उसने उत्पादन में कटौती कर दी। मतलब पहले अगर मान लेते हैं 100 लीटर का उत्पादन कर रहा था और जरूरत थी कि चूंकि 100 लीटर से क्या था, कम, अभी काम नहीं चल पा रहा था, मांग ज्यादा थी, तो भारत ने कहा कि आप क्या करो, 150 कर दो। एक एग्जांपल लेते हैं, सऊदी अरब ने कहा नहीं 150 की बात कर रहे हो आप, हम तो क्या करेंगे, कटौती करेंगे और हम कम तेल उत्पादन करके उच्च मूल्य पर बेचेंगे। इससे क्या हुआ, भारत और जो सऊदी अरब का संबंध है उसमें क्या हुआ, तनाव हुआ। और भारत ने इसी प्रतिक्रिया में, अर्थात सऊदी अरब ने जो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, उसके प्रतिक्रिया में भारत ने कहा कि हम सऊदी अरब से तेल की आयात में अब कटौती करेंगे। और भारत ने कटौती करना प्रारंभ कर दिया और कटौती भारी मात्रा में की। और यह जो कटौती है 15 साल की सबसे बड़ी कटौती मानी जा रही। भारत ने तेल आयात के लिए सऊदी अरब से निर्भरता कम करने के लिए अमेरिका और नाइजीरिया को क्या किया, महत्व प्रदान किया। इसके वजह से दोनों देशों का जो योगदान है, जैसा कि मैंने बताया, वर्तमान समय में क्या है, सबसे ज्यादा है। और अमेरिका क्या हो चुका है, सेकेंड इंपोर्टर हमारा बन चुका है। भारत के इस निर्णय का चीन ने कैसे फायदा उठाया, अब देखिए हमने क्या किया कि सऊदी अरब को सबक सिखाने के लिए कहा कि हम आपसे तेल कम खरीदेंगे। चूंकि सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था का आधार ही क्या है, तेल है, तो इस समय सऊदी अरब और अमेरिका के भी रिश्ते क्या खराब चल रहे हैं। जब से जो बाइडेन सत्ता में आए हैं, उन्होंने जो है कि सऊदी अरबिया के पैर कतरने चालू कर दी हैं। अर्थात चाहे यमन गृह युद्ध का मुद्दा हो, फिर या फिर जो है ईरान के साथ मुद्दा हो, या फिर जो है कि डिफेंस का जो डील हुई हो जिसको कैंसिल करने का मुद्दा हो, या फिर जो है कि सऊदी अरब पर प्रतिबंध लगाने की बात हो जो कि पत्रकार के हत्या के मामले में हुई है। इन सभी चीजों से क्या हुआ है, अमेरिका और सऊदी अरब के रिश्ते काफी जो है कि खराब हो चुके हैं। ऐसे में कहा जो है कि चाइना ने कि देखो, सऊदी अरब से कहा कि देखो भारत आपसे क्या कर रहा है, तेल की आयात कम कर रहा है, अमेरिका आप पर प्रतिबंध लगा रहा है, हर तरह से आपको जो है कि कमजोर करना चाहता है। तो चीन ने कहा कि हम आपके साथ क्या हैं, खड़े हैं। और इस तरह से भारत और अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ जो अपने संबंधों में तनाव लाया, तो चाइना ने इसका क्या कर लिया, फायदा उठा लिया। चीन और सऊदी अरब के रिश्ते पहले से ही अच्छे हैं, बस अमेरिका जब तो डोनाल्ड ट्रंप की उपस्थिति थी तो डोनाल्ड ट्रंप क्या करते थे कि सऊदी अरब को कई तरह से फायदा उठाकर, फायदा दिलवाकर वो क्या करते थे, चाइना को वहां काउंटर करने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन चाइना और सऊदी अरब के जो रिश्ते थे पहले से अच्छे थे। और उस समय जो अब क्या हुआ है
जब जो बाइडन क्या कर रहे हैं, सऊदी अरब के अगेंस्ट में निर्णय ले रहे हैं, भारत ने क्या किया, जब तेल का आयात वहां से कम किया तो चाइना को एक अवसर मिल गया और चाइना ने कहा कि देखो तुम्हारे जो सबसे अच्छे दोस्त हैं वह तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं, अब आपको हमारे साथ आना होगा। तो कुल मिलाकर चाइना और सऊदी अरब के रिश्ते पहले से अच्छे रहे हैं। सऊदी अरब जो है वह चीन के वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव का पहले से हिस्सा है और आपको पता है कि जो वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव है इसमें लगभग 65 से अधिक देश शामिल हो चुके हैं और लगभग आप अगर देखेंगे मैप में तो आपको पता चलेगा कि जो खाड़ी क्षेत्र के अधिकांश देश इसका हिस्सा बन चुके हैं। इसके अलावा चीन ने सऊदी अरब में पहले से ही भारी निवेश किया हुआ है और चीन की कई कंपनियां वर्तमान समय में सऊदी अरब की में जो कंपनियां, अमेरिकी कंपनियां, उनको रिप्लेस करने के लिए भारी मात्रा में निवेश कर रहे हैं। अर्थात पहले से ही जो है कि क्या है, काफी बड़ा निवेश है और अब क्या हो रहा है, चाइना ने अपना निवेश यहां पर बढ़ा दिया। बात सिर्फ यहीं पर नहीं है, चीन ने यहां पर बड़े निवेश करके खाड़ी क्षेत्र में अपनी स्थिति को मजबूत कर लिया है। दरअसल सऊदी अरब चीन के लिए क्या है, अफ्रीका और यूरोप के लिए एक प्रवेश द्वार के रूप में। जैसा कि हमने कहा कि भारत को अगर क्या करना है, पूर्वी यूरोप जाना है, मध्य एशिया वाले क्षेत्र में इंपैक्ट बढ़ाना है, अफ्रीका क्षेत्र में इंपैक्ट बढ़ाना है, तो यहां पे खाड़ी क्षेत्र में भारत की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। तो चीन भी ये समझ रहा है कि अगर हम सऊदी अरब के साथ साथ ईरान और यहां पे अन्य देशों के साथ अपने संबंध मजबूत कर लेते हैं तो हमें क्या होगा, एक्सेस मिल जाएगा किसका, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का और साथ ही साथ पूर्वी यूरोप का, जिसके कारण चीन क्या कर रहा है, सऊदी अरब से हर तरह की संभावना का या उसके साथ मित्रता को बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। हाल ही में क्या हुआ है, सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी, सरकारी कंपनी सऊदी अरामको के सीईओ ने कहा है कि आने वाले 50 वर्षों तक चीन क्या करेगा, चीन जो है सऊदी अरब का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण ऊर्जा भागीदार बनेगा। अर्थात आने वाले समय में चीन को अगर तेल की आवश्यकता होती है तो उस तेल की आपूर्ति की जिम्मेदारी सऊदी अरब के पास होगी। सऊदी अरब अगर तेल का उत्पादन ज्यादा करता है तो उसकी खपत की जिम्मेदारी चीन की होगी और इस तरह से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सऊदी अरब ने क्या कर लिया, यहां पर बना लिया। इसका आशय यह है कि दुनिया के सबसे बड़े तेल उपभोक्ता को तेल का दूसरा सबसे बड़ा जो तेल भंडार वाला देश है वह क्या करेगा, आपूर्ति करेगा। और एक तरह से यहां पर इन्होंने कहा कि देखो अगर तुम्हारा साथ भारत और जो है कि अमेरिका छोड़ रहे हैं तो हम आपके साथ हैं, हम सबसे ज्यादा तेल की खपत कर रहे हैं, हम सबसे ज्यादा प्रोडक्ट बनाते हैं, आप हमको तेल बेचो। सऊदी अरब ने कहा कि हमको क्या फायदा होगा, तो चाइना ने कहा कि हम आपका एक तो तेल हमेशा खरीदते रहेंगे, दूसरा आपको डिफेंस के क्षेत्र में जो अमेरिका ने झटका दिया है हम उसकी जो है कि खाता पूर्ति करेंगे। अर्थात आप हमसे क्या करो, तेल जो है कि हथियार खरीदो। क्योंकि यहां पर चाइना ने क्या किया है, ईरान के साथ भी अपने संबंधों को मजबूत रखा। देखिए आगे थोड़ा सा इस चीज को पढ़ते हैं। सऊदी अरब आने वाले समय में चीन की ऊर्जा सुरक्षा और अपनी अर्थव्यवस्था को चीन के साथ मजबूत अप करने के लिए उसने क्या कर दिया, घोषणा कर दिया। सऊदी अरब के मिसाइल डिफेंस सिस्टम में चीन का क्या है, कब्जा है। अर्थात इनके पास जो भी मिसाइल सिस्टम है उसमें अमेरिका या किसी अन्य देश की भूमिका आपको दिखाई नहीं देगी, चाहे फ्रांस हो या यूके हो, वह पूरी तरह से उस पर चीन का क्या है, कब्जा। चीन अब यह चाह रहा है कि सऊदी अरब को अपने जो हथियार है वह बेचे, ठीक उसी तरह से जैसा कि उसने पाकिस्तान को बेचा है। तो कुल मिलाकर चाइना को यह लग रहा है कि अब क्या करेंगे, हम दुनिया के सबसे बड़े हथियार के खरीदार अर्थात सऊदी अरब को हम बहुत बड़ी मात्रा में क्या कर पाएंगे, हथियार बेच पाएंगे। अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बाद चीन को सऊदी अरब का एक बड़ा हथियार बाजार मिलने की संभावना है। जैसा कि आपको पता है कि सिप्री की रिपोर्ट बताती है कि सऊदी अरब दुनिया का सबसे बड़ा हथियार खरीदने वाला देश है। तो यहां पर सऊदी अरब से चाइना ने कहा कि आपको हथियार चाहिए, जितने चाहिए आप हमसे लो, जितने एडवांस चाहिए हम आपको देंगे, कुछ का प्रोडक्शन भी हम आपके यहां पे करवा देंगे, आपको चिंतित होने की जरूरत नहीं है। सऊदी अरब खाड़ी क्षेत्र में मजबूत स्थिति है इसकी, अर्थात इसका जो इंपैक्ट है काफी ज्यादा है, जिसका आशय यह है कि यदि सऊदी अरब के साथ चीन के रिश्ते मजबूत होते हैं तो स्वाभाविक है यूएई के साथ भी संबंध मजबूत होंगे, अन्य देशों के साथ भी मजबूत होंगे, क्योंकि इस खाड़ी क्षेत्र में एक तरफ है सऊदी अरबिया और उसके सहयोगी देश, दूसरी तरफ है ईरान। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ईरान के साथ भी चीन के रिश्ते मजबूत हैं और ईरान भी क्या है, चाइना की वन बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। तो एक तरह से देखा जाए तो सऊदी अरब के सबसे बड़े दुश्मन को, जिसको ईरान को वह मानता है, उसके साथ भी चाइना ने अपनी उपस्थिति
मजबूत कर रखी है, और जब दोनों ही क्या है यहाँ पर सहयोग कर रहे हैं किसका, चाइना का, तो आने वाले क्षेत्र में जो छोटे मोटे अन्य देश हैं ये भी क्या करेंगे, अपने आप जो है कि चाइना की ओर झुकाव प्रदर्शित करेंगे। कारण ये है, एक तो इसमें भूमिका निभाएंगे सऊदी अरब और ईरान, और साथ ही साथ पहले से ही चाइना ने यहाँ पर बड़ी मात्रा में अन्य देशों में क्या कर रखा है, निवेश कर रखा है। चीन इस समय क्वाड और अमेरिका से हिंद प्रशांत क्षेत्र में तनाव का सामना कर रहा है। स्वाभाविक है, क्वाड में जिसमें भारत शामिल है, अमेरिका शामिल है, ऑस्ट्रेलिया शामिल है, और जो है कि जापान शामिल है, और अमेरिका इस क्षेत्र में क्या कर रहा है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मजबूत स्थिति को बनाए हुए। ऐसे में कई बार चाइना को यह लगता है, रूस को भी यह लगता है कि हो सकता है कि उनके खिलाफ कभी कदम उठा लिया जाए या जो संगठन है क्वाड यह मजबूत हो जाए। ऐसे में क्या किया है चाइना ने कि इंडिया को इंडियन ओशन में ही काउंटर करने के लिए जो उसके अच्छे देश थे उनके साथ आए तनाव को क्या कर लिया है, कैश कर लिया है, और आने वाले समय में क्या करेगा चाइना यहां पर अपनी उपस्थिति को बढ़ाकर क्या करेगा, भारत के हित को नुकसान पहुंचा सकता है। ईरान में आपको पता है कि चाबहार बंदरगाह पर हम लोग काम कर रहे हैं, लेकिन चाबहार बंदरगाह का जो कार्य है वो अभी बहुत तेजी से आगे नहीं बढ़ पाया है। इसके अलावा कई अन्य प्रोजेक्ट हैं जिनको क्या करेगा चाइना आने वाले समय में यहां पर बहुत बड़ी मात्रा में प्रभावित कर सकता है, और इस तरह से क्या कर सकता है कि चाइना जो है कि न सिर्फ इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ा रहा है, वहां पर होने वाली गतिविधियों पर अपना नियंत्रण रख रहा है, बल्कि अब क्या कर रहा है, अपने साथ ऐसे देशों के गुटों को बढ़ा रहा है जो किसी भी कारण से भारत और जो है कि अमेरिका से दूर जा रहे हैं। ऐसे में आवश्यकता भारत को यह है कि जो तेल को लेकर या तेल के मूल्य को लेकर जो तनाव है, उन तनावों से आगे बढ़ते हुए सऊदी अरबिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत किया जाए। ईरान के साथ संबंध हमारे ठीक ठाक हैं, और अन्य जो देश हैं उनके साथ अपने संबंधों को मजबूत करके चाइना के इन्फ्लुएंस को कम किया जाए। अन्यथा आने वाले समय में भारत का जो एक विजन है कि वह क्या करेगा, पूर्वी यूरोप तक, मध्य एशिया तक, या फिर अफ्रीका कॉन्टिनेंट के हर क्षेत्र में अपने प्रोडक्ट को पहुंचाएगा, इसमें काफी चुनौती उत्पन्न हो सकती है। आइए, हमने यह पहला टॉपिक समझा, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर जो कि जुड़ा हुआ है म्यांमार से। यहां पर देखिए आपको म्यांमार अर्थात बर्मा दिखाया गया है। यहां पर देखिए अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये जो सबसे दक्षिण में आपको राज्य दिखाया गया पूर्वोत्तर भारत का, इसको ध्यान के, तो ये मिजोरम है, और इसके साथ आप देख सकते हैं जो म्यांमार है उसकी बाउंड्री लगती है। भारत और म्यांमार 1643 किलोमीटर की सीमा एक दूसरे से साझा करते हैं। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम राज्य की सीमाएं म्यांमार से क्या हुई हैं, लगी हुई हैं। भारत म्यांमार 171 किलोमीटर की इनकी जो सीमा है उसकी हदबंदी नहीं हुई है, अर्थात ब्रेकेटिंग उसकी नहीं हुई है, लेकिन बावजूद इसके दोनों देशों में सीमा विवाद को लेकर कोई बहुत बड़ा तनाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहां पर म्यांमार, भारत म्यांमार सीमा पर जो सुरक्षा की जिम्मेदारी हो असम राइफल्स के पास है, और असम राइफल्स क्या करता है, इस पूरे क्षेत्र को बहुत शांतिपूर्ण तरीके से डील करता है, और यहाँ का जो आपको सीमा तनाव है उस रूप में दिखाई नहीं देगा जैसा तनाव आपको जो है कि पाकिस्तान और चाइना के साथ देखने को मिलता है। कुल मिलाकर दोनों देशों ने संबंधों को बहुत अच्छे तरीके से अभी तक डील किया। भारत म्यांमार सीमा शरणार्थी समस्या के दृष्टिकोण से लेकिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। म्यांमार में जब कभी भी किसी प्रकार की अशांति या संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है तो म्यांमार के लोगों को शरण लेने के लिए एक जगह दिखाई देती है, और वो जगह है भारत। वो भारत में क्या करते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। हमें यह जो कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जबकि क्या हुआ, म्यांमार से बड़ी संख्या में लोग भारत में प्रवेश कर गए, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वह है रोहिंग्या समुदाय के विस्थापन का मुद्दा। जैसे ही यहाँ पर रोहिंग्या समुदाय के ऊपर जो है कि हिंसा हुई, तुरंत रोहिंग्या समुदाय ने क्या किया, इंडिया में प्रवेश करना चालू कर दिया। 9 अगस्त 2017 को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में कहा था कि 14,000 से अधिक रोहिंग्या UNHRC के साथ पंजीकृत हैं और वर्तमान में भारत में रहते हैं। तो यह उस समय का डेटा है। कई अन्य स्रोत यह बताते हैं कि भारत में लगभग 40,000 से अधिक जो है कि रोहिंग्या लोग भारत में रहते हैं। स्वाभाविक है, अभी हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों के सामने जो चुनौती है वह बांग्लादेश से आए पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश कर गए जो शरणार्थी हैं या जो बांग्लादेश के लोग हैं, उनको लेकर हम अभी नीति नहीं बना पाए हैं। उसी बीच अब क्या हुआ है, एक नया मुद्दा क्रिएट हुआ है कि मुद्दा यह है कि एक म्यांमार में 1 फरवरी को जो सैन्य
तख्ता पलट हुआ, उसके विरोध में म्यांमार में क्या हो रहा है, आंदोलन हो रहा है। म्यांमार में जो आंदोलन हो रहा है उस आंदोलन को लोग समर्थन कर रहे हैं और वहां के जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं वो भी कर रहे हैं, अर्थात एक तरफ सेना है और दूसरी तरफ वहां के लोग हैं, पुलिसकर्मी भी हैं, वहां पे अन्य जो है कि सरकारी कार्यालयों में या फिर डॉक्टर नर्स वगैरह भी वो क्या कर रहे हैं, आंदोलन को सपोर्ट कर रहे हैं, अर्थात सेना का विरोध कर रहे हैं। दरअसल म्यांमार में कुछ पुलिसकर्मी और फायर ब्रिगेड में काम करने वाले लोगों ने अभी कुछ समय पहले सेना के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसके बाद यहाँ की सेना ने इनके खिलाफ कार्रवाई प्रारंभ की और इस वजह से ऐसे लोग अपने परिवार के साथ मिजोरम में प्रवेश कर गए, अर्थात जो बाउंड्री लगती है यहाँ का पर तख्ता पलट के बाद जिस तरह की परिस्थितियां बन रही हैं उसकी वजह से 1000 से अधिक म्यांमार के लोग मिजोरम में प्रवेश कर चुके हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ये जो आंकड़ा है इससे भी अधिक है। म्यांमार और मिजोरम जो सीमा की लंबाई है लगभग 510 किलोमीटर की है। इस सीमा पर एक जो है कि एक तियाऊ नदी है और इसे ये जो तियाऊ नदी है इसमें जल की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं होती और यहाँ पर जो पुलिस की बैरिकेडिंग है वो भी नहीं है। इसके वजह से इस नदी को पार करके बड़ी संख्या में लोग क्या कर रहे हैं, मिजोरम में प्रवेश कर रहे हैं। मिजोरम ने इन लोगों को एक सामुदायिक स्थान पर रखा है और इनके लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था की है, अर्थात शरणार्थी मुद्दे के रूप में इसको डील किया। मिजोरम सरकार ने गुरुवार को केंद्र सरकार को राज्य में पड़ोसी देश से अधिक शरणार्थियों के आने की संभावना व्यक्त की, अर्थात मिजोरम ने कहा कि ऐसे और लोग आ सकते हैं। मिजोरम की सरकार यह चाहती है कि इन्हें भारत में शरणार्थी का दर्जा दिया जाए और हाल ही में मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा ने कहा कि उनकी सरकार और मिजोरम के लोग म्यांमार से आने वाले लोगों का खुले हाथों से स्वागत करेंगे। खुले हाथों से स्वागत करने का मतलब है कि हम चाहेंगे कि वह आ रहे हैं तो खुशहाल जीवन यहाँ पर बिताएं, हम उनको रुकावट पैदा नहीं करेंगे। मिजोरम से राज्यसभा सांसद ने संसद में कहा कि हमें इन्हें स्वीकार करना चाहिए क्योंकि यह हमारे ही परिवार की तरह हैं, अर्थात जो यह म्यांमार से आने वाले लोग हैं और जो मिजोरम के लोग हैं वो सांस्कृतिक रूप से जो है कि काफी निकट रहे हैं, ऐसा जो है कि वहां के लोग कह रहे हैं। मिजोरम का मानना है कि जब तक म्यांमार में जो शरणार्थी लोग आ रहे हैं उनकी जान को खतरा है तब तक उन्हें यहां पर रहने की अनुमति देनी चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि मिजोरम को ऐसा नहीं करना चाहिए और केंद्र का निर्णय मानना चाहिए। केंद्र का निर्णय यह है कि केंद्र सरकार यह चाहती है ये जो शरणार्थी आए हैं इनको क्या किया जाए, वापस भेजा जाए और तेजी से प्रत्यर्पण सुनिश्चित किया। दरअसल केंद्र सरकार इस समय जो म्यांमार की मिलिट्री सरकार है उसके साथ कोई नया तनाव क्रिएट नहीं करना चाहती। भारत ये कह चुका है कि हम लोकतंत्र का समर्थन करते हैं, लेकिन भारत यह नहीं चाहता है कि म्यांमार उस भारत पर यह आरोप लगाए कि भारत ऐसे लोगों को शरण दे रहा है जो कि उसके सेना के खिलाफ है। दरअसल यहाँ पे मुद्दा दो है। मुद्दा एक तो यह है कि भारत क्या ऐसे लोगों को सपोर्ट करे जो एक तरह से देखा जाए कि आंतरिक मुद्दा है। हाँ, लोकतंत्र भी एक मुद्दा है, लेकिन भारत की जो नीति रही है उसमें एक रहा है कि आंतरिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करना। चूंकि वहां पर क्या हो रहा है कि म्यांमार की सेना का लोग विरोध कर रहे हैं और जब उन पर कार्रवाई हो रही है तो भारत में प्रवेश कर रहे हैं। इसके वजह से म्यांमार को यह लग रहा है कि नहीं, हमारे जो भारत के साथ रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, इसीलिए केंद्र सरकार यह चाहती है कि नहीं, इस चीज को रोका जाए। मिजोरम के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मानवीय आधार पर शरणार्थियों को शरण देने का इन्होंने अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि म्यांमार के चीन समुदाय के शरणार्थी जो लोग आ रहे हैं, ये चीन समुदाय, चीन एक स्टेट है वहाँ के लोग हैं, इनके साथ जातीय संबंध रहे हैं म्यांमार के, इसलिए उनकी दुर्दशा पर हम मुंह मोड़ नहीं सकते। हमें क्या करना होगा, इनको शरण देनी होगी, इनके साथ अपने जो इनको शरणार्थी के रूप में दर्जा देना होगा। लेकिन केंद्र सरकार इसको क्या कर रही है, दो देशों के संबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही। साथ ही साथ जो शरणार्थी अभी तक आ गए हैं वह जब एक बार शरणार्थी के रूप में हम उनको बसा देते हैं तो वापस भेजना काफी कठिन होता है। कई ऐसी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी हैं, समझौते हैं जो यह कहते हैं कि एक बार जब आप शरणार्थी के रूप में उनको मान्यता दे देते हैं तब आप उनको जाने के लिए फोर्स तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वहां के सब कुछ हालात ठीक ना हो जाए। अभी जो कुछ भी म्यांमार में चल रहा है उससे यह संभव नहीं है कि आने वाले 2-3 महीनों में वहां पर कुछ शांति स्थापित हो जाए। इसलिए जो शरणार्थी की समस्या भारत पहले से ही जूझ रहा है उसको और नहीं बढ़ाना चाहता और इसी के कारण केंद्र सरकार ने कहा है कि इसे रोकना चाहिए। आने वाले समय में देखते हैं कि आखिर केंद्र सरकार और मिजोरम की सरकार कैसे इस पर सहमति बनाती है।
अब हम बात करेंगे अपने तीसरे टॉपिक पर, जो वर्ष 2021 में रहने वाले भारत के टेम्परेचर के विषय में है। हम फैक्ट पर आए उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझिए। आपको दिखाया गया है वर्ल्ड का मैप। यहाँ पर आप देख सकते हैं इक्वेटर के पास का एरिया दिखाया गया। ये जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, यहाँ का विशेषताएं आपको पता है। यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, वर्षा ज़्यादा होती है। लेकिन आपको ये भी पता है कि जो इक्वेटर है, यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है कि सूर्य की जो किरणें होती हैं लंबवत होती हैं। 21 मार्च के बाद जो है कि नॉर्थ की ओर सूर्य की किरणें लंबवत होती जाती हैं और इसी के वजह से नॉर्थ हेमिस्फीयर का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है। जैसे जैसे सूर्य की किरणें नॉर्थ हेमिस्फीयर में लंबवत होना होंगी, इधर क्या होगा, कंडीशन चेंज होती जाएगी। यहां पर क्या होगा, ठंडी पड़ना चालू हो जाती है। कुल मिलाकर नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब क्या है, गर्मी है तो यहां पर ठंडी, और यहां पर ठंडी है तो वहां पर गर्मी। अब इसमें है क्या कि जैसे आपको पता है कि 21 मार्च के बाद क्या होता है, सूर्य की किरणें क्या होता है, उत्तर की ओर प्रवेश करने लगती हैं, उत्तर की ओर बढ़ने लगती हैं, अधिक लंबवत होने लगती हैं। तो अब हो क्या रहा है कि इंडिया का जो टेम्परेचर है अब तेजी से बढ़ेगा। टेम्परेचर जो तेजी से बढ़ेगा उसमें कई फैक्टर जो है कि अपना योगदान देते हैं। पहला जो फैक्टर है वह तो है आपका तिब्बत का पठार, पामीर का पठार वाला क्षेत्र। अगर तिब्बत का पठार, जो पामीर का पठार वाला जो क्षेत्र है, यहां पर क्या हो, गर्मी जब ज्यादा पड़ेगी तो ये जो पठारी क्षेत्र है जल्दी गर्म हो जाता है और इसके ऊपर का जो वायुमंडल है वह जो है कि अलग रूप धारण कर लेता है। कौन सा रूप वह आगे मैं बताऊंगा। तो अब समझिए कि जैसे जैसे 21 मार्च के बाद टेम्परेचर नॉर्थ इंडिया का बढ़ना चालू होगा तो इसमें कुछ चीजें काफी ज्यादा अपना योगदान देंगी। उन्हीं में से एक चीज ये है कि आखिर यह जो पूरा क्षेत्र है, यहां पर जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका उत्सर्जन कितना हो रहा है। अगर यहां पर जो क्षेत्र हैं यह क्या करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन ज्यादा करेंगे, जैसे कि यह जो चाइना का क्षेत्र है, इंडिया का जो क्षेत्र है, यहां पर ग्रीन हाउस गैसेस का ज्यादा उत्सर्जन होगा, तो यहां के ऊपर का जो वायुमंडल है उसमें ग्रीन हाउस गैसेस की उपस्थिति होगी। अब ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर है उसको ज्यादा मात्रा में एब्जॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं। इसके वजह से क्या होता है, जो पूरा टेम्परेचर वह ज्यादा हो जाता है तो आपको क्या होती है, गर्मी ज्यादा महसूस होती है। तो जब गर्मी आपको ज्यादा महसूस होती है तो आप कहते हैं गर्मी लग रहा है। इसी को ये जो ग्रीन हाउस गैसेस के कंसंट्रेशन में वृद्धि होती है, इसी के कारण क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट क्रिएट होता है। और ये जो ग्लोबल वार्मिंग का इंपैक्ट है सिर्फ उसी देश को प्रभावित नहीं करता जिसने गैसों का उत्सर्जन किया। अगर मान लेते हैं चाइना क्या करे इस क्षेत्र में, जो कि क्या करता है, सबसे ज्यादा CO2 का उत्सर्जन करता है, यहां पर ज्यादा करेगा, तो यह वायुमंडल में जो CO2 है सिर्फ उसी के वायुमंडल में नहीं रहेगा, बल्कि क्या करेगा, इंडिया की ओर भी यह हवाओं के माध्यम से आएगा और भारत के ऊपर का जो वायुमंडल है इसमें भी CO2 की उपस्थिति क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस समय क्या हो रहा है कि जिस तरह से लॉकडाउन के बाद सभी देश अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी के साथ आगे बढ़ा रहे हैं, अधिक से अधिक उत्पादन करने का प्रयास कर रहे हैं, इस क्रम में क्या हो रहा है, जो CO2 का उत्सर्जन है या अन्य जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है वह तेजी से बढ़ रहा है। और तेजी से बढ़ने के कारण कहा जा रहा है कि आने वाले समय में टेम्परेचर क्या होगा, बहुत ज्यादा हो सकता है। ये देखिए आपको नॉर्थ हेमिस्फीयर दिखाया गया है, साउथ हेमिस्फीयर दिखाया गया है। कुल मिलाकर जो नॉर्थ हेमिस्फीयर वाला क्षेत्र है इसका टेम्परेचर अभी इस वर्ष ज्यादा होगा। इसके पीछे कारण यह है, कहा जा रहा है कि वर्ष 2020 का जो टेम्परेचर था वह भारत में 1901 के बाद 8वां सबसे गर्म साल था। आपको पता है कि इससे पहले वर्ष 2016 को सबसे गर्म वर्ष का दर्जा मिला हुआ था और इस तरह से 2020 भी क्या हो चुका है कि 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष में शामिल हो चुका है। वर्ष 2020 में तापमान जो हुआ था वो सामान्य तापमान से 0.2 डिग्री सेल्सियस क्या हुआ था, ज्यादा था। अर्थात जो नॉर्मल टेम्परेचर इंडिया का रहता है, औसत टेम्परेचर रहता है, उससे अधिक कितना था, 0.2 डिग्री 2.9 डिग्री सेल्सियस। अब थोड़ा 2020 की आप कंडीशन समझिए। आपको पता है कि यह वही महीना है जब क्या किया गया था, लॉकडाउन लगाया गया था। तो 2020 में अगर देखा जाए तो 6 से 7 महीने तो हम लोगों ने क्या किया है, रिस्ट्रिक्टेड लॉकडाउन में बिताए हैं। ऐसे में क्या हुआ था, जो ग्रीन हाउस
हाउस गैसेस के साथ साथ जो कार्बन का उत्सर्जन था वह कम होता था। जब वह कम होता था तब भी टेम्परेचर क्या हुआ था, ज्यादा हो गया था। तो अब समझिए कि अब क्या कंडीशन होगी जब हमने क्या किया है, हमने और चाइना ने तो आपको पता है कि वहां पर जैसे ही कोरोना के केसेस थोड़े से कम होने चालू हुए, भले ही डेटा के रूप में या किसी रूप, उसने तेजी से उत्पादन बढ़ा। अर्थात जब दुनिया क्या कर रही थी, लॉकडाउन से जूझ रही थी, उस समय चाइना तेजी से क्या कर रहा था, प्रोडक्शन कर रहा था, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहा था, कार्बन का उत्सर्जन कर रहा था। अभी जो टेम्परेचर में वृद्धि हुई थी वर्ष 2020 में, इसके वजह से लू का हमने संभावना ज्यादा देखा, गर्म हवाओं की फ्रीक्वेंसी ज्यादा देखी, आंधी तूफान की में ज्यादा देखा, चक्रवात आपने देखा होगा वर्ष 2020 में कंटिन्यूस कई बार चक्रवात आए, बाढ़ और सूखे की समस्या को हमने देखा। जैसे कि आपने देखा होगा असम में जो है कि क्या हुआ था, बाढ़ आया था, वहीं जो कि आपका बुंदेलखंड वाला क्षेत्र सूखे से प्रभावित था, अति वर्षा की कंडीशन देखी। और इन सभी कारणों से जब टेम्परेचर ज़्यादा था, हम लोगों ने एक कार्य और किया, क्योंकि सभी लोग घर पर थे, हमने क्या किया, बिजली की खपत बढ़ा दी। हम जो बिजली की खपत हमने बढ़ाई, ये बिजली कहाँ से बनती है, थर्मल एनर्जी से बनती है। 74% जो बिजली का योगदान हो थर्मल एनर्जी का। इन सब चीज़ों से हमने क्या किया कि ग्रीन हाउस गैसेस के रेशियो को बढ़ाया। कुल मिलाकर हम लॉकडाउन में भी क्या कर रहे थे, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन कर रहे थे। हाँ, ये जरूर है कि सामान्य दिनों में उतना नहीं कर रहे थे। अब इन सभी वजहों से क्या हुआ कि वर्ष 2000 का जो 20 का टेम्परेचर था वह तो बढ़ गया, लेकिन भारत अभी भी क्या कर रहा है, तेजी से CO2 का उत्सर्जन कर रहा है। चाइना तेजी से CO2 का उत्सर्जन कर रहा है। आपको पता है कि CO2 के उत्सर्जन में भारत क्या करता है, अपना 7% का योगदान देता है, और तीसरा सबसे बड़ा क्या है, उत्सर्जन करता है। भारत जो है कि सबसे ज्यादा जो CO2 का उत्सर्जन दो स्रोतों से होता है, एक भोजन बनाने के रूप में और दूसरा बिजली की खपत के रूप में, अर्थात बिजली का जो प्रोडक्शन करने के दौरान होता है। और इसमें भारत में एक चीज तथ्य फैक्ट सामने आया है कि कम आय और कम खर्च वालों के मुकाबले जो अधिक आय और अधिक खर्च वाले लोग हैं वह 7 गुना अधिक क्या करते हैं, बिजली का कंजप्शन करते हैं, और वह क्या करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन करते हैं। भारत में अक्टूबर नवंबर माह से क्या हुआ है, जिस तरह से उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, उससे CO2 का जो लेवल है वह जो है कि राइज कर रहा है, बढ़ रहा है। चाइना का भी CO2 का लेवल बढ़ रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि यह जो पूरा आपका हिमालय के पास वाला जो तिब्बत का पामीर पठार वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर बड़ी मात्रा में क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस एकत्रित हो रही हैं। और आने वाले समय में जब यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, मई जून का जब समय आएगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज़ और नोट किया जा रहा है, वह यह किया जा रहा है कि इस समय जो ग्रीनरी का रेशियो है वह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। हम कंक्रीट के जाल की ओर बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में जो टेम्परेचर को एब्जॉर्ब करने के लिए जो प्राकृतिक वातावरण था, हमने उसको प्रभावित कर दिया है। तो आने वाले समय में यह संभावना व्यक्त की जा रही है कि क्या होगी, गर्मी ज्यादा पड़ेगी। अभी क्या है, पश्चिमी विक्षोभ का जो है कि एक इंपैक्ट बना हुआ है, और पश्चिमी विक्षोभ के इंपैक्ट की वजह से नॉर्थ इंडिया में भले ही टेम्परेचर जो है कि थोड़ा सा सामान्य दिखाई देता है, लेकिन आने वाले समय में जैसे ही पश्चिमी विक्षोभ का इंपैक्ट कम होगा, भारत में तेजी से टेम्परेचर बढ़ेगा। और यह अनुमान व्यक्त किया जा रहा है कि आने वर्ष 2021 में क्या होगा, वर्ष 2020 की तुलना से भी क्या होगा, 0.39 से लेकर पॉइंट जो है कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ज्यादा हो सकता है। इतना टेम्परेचर ज्यादा होने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो सूखा अर्थात ड्राउट की कंडीशन है उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। हमारे यहाँ चक्रवात की कंडीशन, लू की कंडीशन, आंधी तूफान की कंडीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इस टेम्परेचर वृद्धि का मतलब यह है कि हमारे पास बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर AC काम करना भी खत्म कर देगी। अर्थात आने वाला यह जो अब कुछ महीने हैं, ये भारत के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं। देखना यह होगा कि क्या कि वर्ष 2020 का जो टेम्परेचर का लेवल था, हम उसको उतने पर ही रोक पाते हैं, या फिर जो है कि हम किसी जो है कि फिर वही जो संभावना व्यक्त की जा रही है, हम उसी डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर टेम्परेचर क्या होगा, इंडिया का बढ़ेगा। और इस टेम्परेचर के बढ़ने में सिर्फ जो है कि इंडिया का योगदान नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया के जितने क्षेत्र हैं जो भी उत्सर्जन कर रहे हैं, क्योंकि जो हवाएं हैं, जो वायु प्रदूषण की चीज है, इनका जो इंपैक्ट होता है वो ग्लोबल होता है। तो इस वजह से आने वाले समय में टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। आई होप संक्षेप में आप इसको समझ पाए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।